वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 की जियोग्राफी की सीरीज को लेके हुए चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग जल संसाधन, जो वाटर रिसोर्सेज है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, एक एक चीजें। और फिर हम लोग नेक्स्ट में चैप्टर 4 इस प्रकार करते हुए 11 12 और जो भी दूसरे सब्जेक्ट हैं, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है जल संसाधन। जल संसाधन की स्थिति क्या है भारत में, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर अधिकता है, और पूरे पृथ्वी पर क्या कैसी उपलब्धता है, उसको पूरा डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग चैप्टर के एंड तक बने रहिए। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग पढ़ना चाहें तो इससे रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लास एक्चुअल में 10th में है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि बेसम है बाढ़ को देने वाली रिपोर्ट, ये क्या एक क्रियाकलाप है, आपको पढ़ना चाहिए, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग ये नहीं है, सिर्फ समझ के लिए। अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। जैसा कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। मतलब जल का जो भाग है 3/4 भाग है, मतलब जो पृथ्वी का भाग है। ठीक है, पृथ्वी पूरी 100% में से इसका 3/4 भाग है वो किससे, जल से, जिसमें महासागर, समुद्र, झीलें, नदियां सबको मिलाकर ढका हुआ है। परंतु इसके प्रयोग में लाने वाले योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। ये अलवणीय जल हमें सतही अफवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनः भ्रमण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको क्या आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल को नितांत कमी झेलेंगे। मतलब 2025 तक का जब समय आएगा ना, तो 20 करोड़ जनसंख्या है वो जल की कमी की वजह से परेशान होगी। जल दुर्बलता और जल संरक्षण और प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत क्या हो, राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई महारानियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षों में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतः जल की कमी, इसके अतिपोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज की विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण तेजी होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्बलता है? वो हमारे कई शहर इनके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्बलता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल और अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित क्षेत्र में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्या हो, क्रांति लाने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो ये आप लोग ये जो इजराइल की स्थिति के बारे में बता रखा है। एक और इजराइल है, 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, और दूसरी ओर 144 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश, हमारे देश, प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। तो ये क्या कंपेयर किया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं कि इजराइल की स्थिति है, वहां पर टोटल वर्षा कितने परसेंटेज के आसपास होती है, 2.5 के आसपास होती है। और फिर भारत में 114 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, लेकिन फिर भी काफी इलाकों में यह सूखा पड़ने का या सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूजल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है, विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह
बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलोड़नीय जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इसकी काफी हद तक क्या है, पूर्ति जल से ही होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत उत्पादन लगभग 22% भाग है जल विद्युत प्राप्त करते हैं। तो जल से विद्युत प्राप्त हो रही है वो कितने परसेंटेज के आसपास, 22% के आसपास जल से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान स्थिति में। शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समिति या कॉलोनियों पर नजर डालते हैं तो आप पाएंगे इनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलुओं की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहाँ लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन संसाधनों में जल की दुर्बलता है। यह दुर्बलता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित और मानव उद्योगों उपयोग के लिए क्या है, खतरनाक है। तो ये जल प्रदूषण के हिसाब से फिर इनको लगातार प्रदूषण के कारण क्या हो गया, जल के ह्रास हो ही रहा है और एनवायरमेंट भी प्रदूषित हो रहा है। ये रिपोर्ट है, किसकी सोर्स क्या है, द सिटीजन फिर रिपोर्ट के बारे में CSI रिपोर्ट क्या कहती है, 1999 के अनुसार भारत की नदियां विशेषकर छोटे सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। ये बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना भी कोई शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में। तो ये बता रहे हैं औद्योगिकरण के कारण क्या हो गया कि भाई औद्योगिक लगातार बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, जिससे क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थों का लगातार या केमिकल रसायनों का नदियों के अंदर प्रवाहित होने से नदियां लगातार मतलब दूषित होती जा रही है, जिससे आने वाले जीवन को खतरा पैदा हो रहा है लगातार। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है, पारिस्थितिकी संकट की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिससे हमारे जीवन पर क्या हो, गंभीर प्रभाव हो। ऑब्वियसली है कि लगातार प्रदूषण में अगर वृद्धि होगी तो हमारे जीवन में प्रभाव होना है, क्योंकि हम लोग पीने के लिए जल का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। बहुउद्देशीय परियोजना और समन्वित जल संसाधनों का प्रबंधन, मतलब परियोजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों का प्रबंधन करना कैसे, आप देखते हैं। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमारे प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय तो नदियों, झीलों, तटबंध, नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम यह परिपाटी आधुनिक भारत में जारी रखें और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए जाएं। प्राचीन भारत के जलीय कृतियां कौन सी है, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद में नजदीकी श्री गवेरा से कहाँ पर, गंगा नदी के बाढ़ के जल के संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र बनाया गया। मतलब बाढ़ के पानी का जल संरक्षण के लिए क्या तंत्र बनाया गया, कैसा तंत्र। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हो, बृहद स्तर पर बांध, झीलें और सिंचाई का तंत्रों का निर्माण किया। किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है ना। गुप्त वंश के शासकों की संबंधित बात कर रहे हैं। कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में, और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिलते हैं। मतलब ये क्या पौराणिक समय के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जो जलों का संरक्षण करने के लिए क्या क्या उनके द्वारा प्रयोग किए गए, मैनेजमेंट के लिए, वो सारी चीजें बता रहे हैं पौराणिक प्राचीन काल में। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई है, ठीक है ना। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में क्या सिरीकोट क्षेत्र जल की सप्लाई के लिए एक हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया गया। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, दिल्ली में सिराकोट क्षेत्र में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जल को संरक्षण के लिए पौराणिक समय से ही प्रयास किए जा रहे हैं।
ये जो हीराकुंड बांध के बारे में आप लोग इसको वैसे देख लिया होगा, फिर भी देख लो। बांध क्या है और वे हमारे जल संरक्षण के प्रबंधन में कैसे सहायक है। परंपरागत बांध नदियां और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में इसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उद्योग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी कहा जाता है, जहाँ एकमात्र या एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब क्या है, बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा में बहाव कम करने, खड़ी की गई बाधा और आमतौर पर जलाशय झील जल भरण बनाती है। बांध काटते हैं जलाशय से लिया जाता है, न कि उसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलुआ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना उनके प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों की लकड़ी बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध या मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध या उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है ना, ये बांधों के बारे में बताया है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल से बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर लाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत में मंदिर का कहा करते थे। इनका मानना है था कि परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था का समन्वित रूप से विकास करेंगे। पिछले कुछ वर्गों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और क्या है विरोध के विषय बन गए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। बांध नदियों पर बांध बनाने और बहाव नियंत्रित करने में उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध रहता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा जमा क्या होता रहता है, जिससे नदी का अत्यधिक तल है जो अत्यधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों के टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों नदियों के स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाते हैं। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है और जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं, बड़े बांध, नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण होता है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों का लगाव नियंत्रण देश को बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं को लाभ नहीं मिल रहा है तो एक सेकंड, ये स्लाइड इधर उधर हो गई, इसको सही कर लेते हैं। तो किसको मिल रहा है भाई? स्थानीय लोगों को परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े कॉलोनियों, किसानों या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय क्षेत्रों, गांव के भूमिहीनों को लीजिए। क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठा पाते हैं? सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहाँ किसान जलग्रहण और वाणिज्य फसलों की ओर से आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थिति परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इनसे क्या हो गया, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और बाकी पर्यावरण। ये क्या नीचे इसमें बता रखा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्या है, गैर लाभकारी संगठन, एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और क्या है मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। इस मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध में पानी डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित है और आंदोलन का सूक्ष्म बांध में विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना है।
लोगों ने सोचा है कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं हो जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करने की सच्चाई के प्रसार वे मालामाल हो जाएंगे। प्राय रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया जाता, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, तो पूछते रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने की आवश्यकता या देने के लिए क्यों चुना गया है। ये रिपोर्ट के बारे में बता गया। ये किसी का पर्सनल स्टेटमेंट या किसी में प्रकाशित है जो स्टेटमेंट है। अब देखते हैं, क्या आप जानते हैं क्या सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए गए। ये भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य, तो महाराष्ट्र आ गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना 9,490 गाँव सहित 173 कस्बों और राजस्थान के 124 गाँव में सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय गाँव का जल की आवश्यकता क्या कहते हैं? पूर्ति करते हैं। भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीन सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के द्वारा नगरीय क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारों को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे हुए इस राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योग पर क्या हो गया? इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये घूम फिर के एक ही मुद्दा है जल संसाधन में लगातार। अब ये नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है, ये सिंधु नदी तंत्र है, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है? ये हमारे गंगा नदी तंत्र है। ठीक है ना? जैसे यमुना नदी हो गई। तो ये क्या आप लोग इससे आप लोग रीड कर सकते हैं कि भाई कितनी नदियों पर किस प्रकार की बांध परियोजना, नदियों ऑब्वियसली नदियों पर बांध परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर यह विडंबना है कि जो बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशय में तलछट जमा होने की वजह से बाढ़ आने का क्या होता है? कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में बड़े बांध हैं जो कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांध में छोड़े गए जल प्रवाह की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई और इन बाढ़ से ना जाने ना अनजान का क्या हुआ, माल और जान दोनों का नुकसान हुआ। अपितु वृहद स्तर पर मृदापर्जन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, और बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय जल योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक जल के उपयोग से जलजनित बीमारियां, फसल में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण, बहुत से लोगों का मानना है बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र, जिनके सामाजिक और आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति, मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था, जिन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनके जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमजल और बाढ़ के संग्रहण उनके अनेक तरीके विकसित हुए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में गुल और किसके बारे में? कुल, मतलब पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल नाम जैसी वाहिकाएं हैं। नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाएगी। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए क्या बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि मृदा को सिंचित किया जाता है सके और संरक्षित जल को
खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोड़ इनके उदाहरण हैं। तो ये क्या जल संरक्षण के लिए खादीन है, जोड़ है, कुओं के माध्यम से हो, छतों के माध्यम से हो। तो आप लोग क्या देख सकते हैं, इससे क्या होगा, जलों का संरक्षण होगा। ऑब्वियसली वर्षा जल का संरक्षण बहुत जरूरी है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फड़ौदी, बाड़मेर लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टोंका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.2 मीटर गहरा और 2.44 मीटर जो चौड़ा टंका होता है। टंका सुरक्षित जल या छत जल संरक्षण के लिए टाका होता है ना, टंका मतलब वो एक टाका बोल सकते हैं आप लोग, भूमि के अंदर बनाया जाता है जिससे जलों को संरक्षण कर दिया जाता है। तो ये क्या वर्षा जल के संरक्षण का ये डायग्राम आप लोग इसको भी देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। और वर्षा जल की जो पारंपरिक विधि है ये वाली, जैसे एक बड़ा सा तालाब जैसा बन जगह को कवर अप कर लिया जाता है, उसमें वर्षा जल के या नाले के माध्यम से छोटी छोटी कोई भी पानी प्रवाहित हो रहा है, एक जगह आकर ये क्या ना इकट्ठा हो जाता है पानी। ठीक है ना, इसको भी आप लोग जल संरक्षण का एक माध्यम बना सकते हैं। ऐसा होता है जिससे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों में पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों में या नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता था, जहाँ इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रत्येक क्या प्रयोग होता है, उसे संग्रहित नहीं किया जाता है। इसके बाद होने वाले वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। टाका क्या होता है, वर्षा में जल आगामी वर्षा ऋतु संग्रहित में किया जाता है। ऑब्वियसली टांका बनाया जाता है, तो क्या वर्षा जल का अगर छतों के माध्यम से संरक्षण करना हो तो हम लोग एक टांके का निर्माण कर लेंगे, जिससे क्या हो गया, पानी है जो इस टांके में हो जाएगा और आने वाली ऋतुओं से पहले तक या आने वाली गर्मी या वर्षा ऋतु तक हमारे वो पानी काम आ जाएगा, और सर्दियों में हमारे पानी वही काम आ जाएगा। ठीक है, इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल संसाधन उपलब्ध कराने वाले जल स्रोत करते हैं। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। इन कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में भी राहत मिलती है। तो काफी ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप लोग क्या है वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना, एक रोचक तथ्य है तो पढ़ना जरूरी है। रोचक है तो अपना आप लर्निंग स्टेज है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण पर चले थे। यहाँ रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसीगांव यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। शिलांग में 55 किलोमीटर दूरी पर, शिलांग के कितना, शिलांग के 55 किलोमीटर दूरी पर यह एक शहर पीने के जल की कमी गंभीर समस्या का सामना करता है। इस शहर का लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग में लगभग 15 से 20% हिस्से की जल आपूर्ति जल संग्रहण द्वारा व्यवस्था हो जाती है। फिर ये दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गन्नाथूर के ग्रामीण में अपने जल की आवश्यकता की पूर्ति जल वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित है, और यहाँ पर हजारों जल संरक्षण भंडारण मैनेजमेंट देख सकते हैं आप लोग। क्या ये जलों के संरक्षण की जो भी विधियां हैं तो पारंपरिक हो गई है, विशेष प्रकार की छत जल का पानी किस प्रकार जल का संरक्षण करना है। एक ये जल संसाधन की या जल संरक्षण की अनोखी विधि कह सकते हैं कि बांस ड्रिप सिंचाई परियोजना। बांस ड्रिप कैसे, मेघालय में नदियों झरनों जल का बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। 18 से 24 लीटर सिंचाई बांस पानी द्वारा किया जाता है। इसे सैकड़ों मीटर दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक या घटाकर पौधों की जड़ को दिया जाता है या पौधों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन चित्र पहले में देखेंगे, ये देखो ये क्या है, ये ऑब्वियसली बांस का मजबूत है, इसको क्या काट कर इसको पाइपलाइन के हिसाब से यहाँ से पानी इस प्रकार प्रवाहित होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पानी को प्रवाहित किया जा रहा है।
और 10 क्यारे के साथ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल या मीटर जल संग्रहण और उपयोग कर सकते हैं। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 1 लाख लीटर, सीधा 1 लाख है ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख लीटर तक है ये। ठीक है ना। रोचक तत्व एक और मिल गया, इसको भी देख ले। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में क्या छत वर्षा जल संग्रहण वाला ढांचा बनना आवश्यक कर दिया गया। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कानून, मतलब ये जल के संरक्षण के लिए विशिष्ट कानून तक बनाए जा रहे हैं। पता है कि भाई जल की कमी, लगातार कमी हो रही है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हिसाब से ये एमसीक्यू, जो एमसीक्यू है ये वाले, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। और बाकी वैसे आप अगर 10th स्टैंडर्ड के हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसी के अंतर्गत है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।